Assalamualaikum viewers. Now we will discuss the topic of रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आज जो हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे कि रदरफोर्ड ने जो हमें थ्योरी दी थी एटॉमिक मॉडल की वो क्या थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, रदरफोर्ड परफॉर्म्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट to understand how negative and positive charges could coexist in an atom। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक सोने का वर्क लिया था, उस पे उसने एक्सपेरिमेंट किया था कि एक एटम में किस तरीके से नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। उस थ्योरी की बुनियाद पर ही बम्बार्डमेंट अल्फा पार्टिकल्स ऑन आ 0.0004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉइल ली। उसने क्या किया कि उसने एक सोने का एक वर्क लिया जो इतना बारीक था, 0.0004 सेंटीमीटर थिक था, मीन्स जैसे हमारा एक बाल होता है इस तरह का उसने बारीक सा उसने सोने का गोल्ड फॉइल लिया, या हम सिंपल कह लें कि उसने गोल्ड फॉइल लिया जो इतना थिक था। उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाएगी। अब अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से मिलते हैं, क्या होते हैं, वो हम नेक्स्ट स्टेप में डिस्कस करते हैं। अल्फा पार्टिकल्स आर इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक रेडियम एंड प्लूटोनियम। दीज आर एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियाई He2 पॉजिटिव। हीलियम का हमें पता है जो एटॉमिक नंबर है वो जस्ट 2 है, तो हीलियम जो है वो बम्बार्डमेंट उसकी करवाई हीलियम की ऑन गोल्ड फॉइल के ऊपर। He observed the effects of alpha particles on a photographic plate on a screen coated with zinc sulfide। अब जो अल्फा पार्टिकल्स की उसने जो बम्बार्डमेंट करवाई थी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, जो उसकी कोटेड की गई थी वो थी जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई थी। अब इधर हम अगर इसके डायग्राम की तरफ चलते हैं, इसकी इमेज की तरफ चलते हैं, तो हमें पता लगता है कि जब ये पॉजिटिव चार्ज 2 का मतलब एक हीलियम की हमने बम्बार्डमेंट करवाई है। जैसे हीलियम की उसने बम्बार्डमेंट करवाई, हमें पता है एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, तो उसमें एटम्स थे और एटम्स में बाद में पता चलता है कि न्यूक्लियस था, उसमें प्रोटॉन किस तरह तो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब उसने गोल्ड फॉइल ली तो उसके ऊपर जब बम्बार्डमेंट करवाई गई तो उसने देखा कि हीलियम के जो अल्फा पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा तो सीधी गुजर गए, बट कुछ क्या हुए टकराते हैं और ये फेरी लार्ज एंगल्स मीन्स बहुत ज़्यादा एंगल्स पे क्या हो जाते हैं, डाइवर्ज हो जाते हैं। और कुछ जो होते हैं आपके पास बहुत से जो कम पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, बाउंस बैक हो गए, मीन्स टकराते हैं और उसी डायरेक्शन में वापस आ जाते हैं, और कुछ क्या हुए लार्ज एंगल्स पे डाइवर्ज हो गए। इस इमेज के जरिए हम क्या समझ सकते हैं, जब हम ऑब्जर्वेशन डिस्कस करते हैं इसकी कि रदरफोर्ड की अब जो ऑब्जर्वेशंस थी वो क्या थी। अब सिंपल सा हमें ये पता लग रहा था कि जो भी अल्फा पार्टिकल्स टकराए न्यूक्लियस के सेंटर से तो वो क्या हो गए, बाउंस बैक हो गए, और जो न्यूक्लियस के साइड्स पर टकराए और वो लार्ज एंगल्स पे क्या हो गए, डाइवर्ज हो गए। इसकी ऑब्जर्वेशंस भी यही थी। ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनरिफ्लेक्टेड। बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स या मेजॉरिटी पार्टिकल्स क्या हो गए थे, पास हो गए थे, वो ना ही तो डिफ्लेक्ट हुए थे, ना ही तो लार्ज एंगल्स पे डाइवर्ज हुए थे, ना ही बाउंस बैक हुए थे, बल्कि ऑलमोस्ट तकरीबन ज़्यादातर पार्टिकल्स क्या हो गए थे, गुजर गए थे, वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए थे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में वो पास हो गए, जैसे उन्होंने हमें जब हमने बम्बार्डमेंट करवाई इसी तरीके से वो स्ट्रेट लाइन में पास थ्रू हो गए। सेकंड पॉइंट है, आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स, आउट ऑफ 20,000 particles only a few were deflected at fairly large angles and very few bounced back on hitting the gold foil। 20,000 पार्टिकल्स में से कुछ क्या हुए लार्ज एंगल्स पे डाइवर्ज हो गए, और उसमें से भी बहुत ही कम पार्टिकल्स क्या हुए थे, बाउंस बैक हो गए। अब बाउंस बैक होने की वजह क्या थी, अब हम इसके रिजल्ट्स या उसके एक्सपेरिमेंट्स में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्यू पार्टिकल्स प्रूव दैट देयर इज अ सेंटर ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अब हमें पता है हीलियम है, उसके ऊपर जो 2 पॉजिटिव है, हीलियम के जब हमने बम्बार्डमेंट करवाई तो सेंटर में एटम के न्यूक्लियस था, उस पर पॉजिटिव चार्ज था, तो उसने क्या किया,
जो अल्फा पार्टिकल्स हमने बम्बार्डमेंट करवाई थी, जैसे ही न्यूक्लियस टकराए तो न्यूक्लियस उससे हमें क्या किया, रिपल्शन की, तो वो क्या हो गए, बाउंस बैक हो गए। तो इससे हमें पता लगा कि जो एटम के सेंटर में क्या था, एक पॉजिटिव चार्ज है जिससे हमने नाम दे दिया गया न्यूक्लियस का। The complete rebounds of a few particles such that a nucleus is very dense and hard। इससे ये भी पता लगता है कि जब फुल के फुल रीबाउंस आ गए, रीबैक आ गए हमारे पास हीलियम के पार्टिकल्स न्यूक्लियस टकराने से, हमें पता लग गया कि जो ये सेंटर वाली चीज़ है, जो न्यूक्लियस इसे हम कहते हैं, ये हार्ड और डेंस है। थर्ड पॉइंट ये है, सिंस अ फ्यू पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड इट शोज that the size of the nucleus is very small as compared to the total volume of an atom। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि ज़्यादातर मेजोरिटी जो पार्टिकल्स, ऑलमोस्ट पार्टिकल्स क्या हो गए, पास थ्रू हो गए, वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए। कुछ डिफ्लेक्ट हुए लार्ज एंगल्स पर और कुछ बाउंस बैक आ गए। इससे हमें ये पता लगता है कि जो टोटल वॉल्यूम है एटम का, उसके निस्बतन जो न्यूक्लियस का साइज़ है या वॉल्यूम है न्यूक्लियस का, वो क्या है, बहुत स्मॉल है। जिस तरीके से हमें इस इमेज से भी पता लग रहा है कि साइज ऑफ एटम काफ़ी ज़्यादा है, बट जो न्यूक्लियस का साइज है वो क्या है, बहुत कम है। अब हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं। एन एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि जो एटम है उसका जो होल वॉल्यूम है वो एम्प्टी था। हम ये भी कह सकते हैं जो एटम है न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल कैसे, हमें ये कैसे पता लगा, उसी तरीके से पता लगा जब हमने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई थी तो ज़्यादातर पार्टिकल्स पास थ्रू हो गए थे बगैर किसी रेजिस्टेंस से, जिसकी वजह से पता लग रहा था एटम क्या है, न्यूट्रल है। अब जब भी न्यूट्रल होगा तो हमें ये पता लग गया कि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, क्योंकि वो दोनों की एक दूसरे की अट्रैक्शन ऑफ फोर्स को क्या कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन्स जितनी अगर कशिश लगाता है उतनी प्रोटॉन फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से जो उनकी आपस में फोर्स है वो कैंसिल आउट हो रही है, जिससे हमें पता लगा कि जो एटम है इज न्यूट्रल। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑल अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट लाई इन द न्यूक्लियस आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। अब जितने भी और फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं ना सिवाय इलेक्ट्रॉन के, वो सारे के सारे न्यूक्लियस में, जैसे न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, इसी तरीके से न्यूट्रिनो भी है, और कुछ बहुत ज़्यादा पार्टिकल जिसे हम डिस्कस नहीं अभी करते, वो भी रिसर्च में है। तो आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, वो सारे के सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। जस्ट इलेक्ट्रॉन्स के, जो इलेक्ट्रॉन्स है रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, वो इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में या मदार में पाए जाते हैं। And the sixth point is, since most of the particles pass through the foil undeflected, therefore most of the volume occupied by an atom is empty। तो बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स क्या हो गए थे, पास थ्रू हो गए थे बगैर किसी रेजिस्टेंस से, जिसकी वजह से पता लग रहा था जो एटम है आपके पास उसका जो ज़्यादातर वॉल्यूम क्या है, एम्प्टी है। अब हम इसके डिफेक्ट्स की तरफ चलते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रदरफोर्ड के कुछ डिफेक्ट्स थे, इसने थ्योरी पेश की, न्यूक्लियस का हमें बता दिया, बट इसमें कुछ डिफेक्ट्स थे। सबसे पहला डिफेक्ट हम डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन्स बीइंग द चार्ज पार्टिकल्स, ओके, should emit or release energy continuously and they should ultimately fall into the nucleus। क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक ये था कि इलेक्ट्रॉन्स है वो चार्ज पार्टिकल है, ये क्लियर है हमें पॉइंट, बट वो कहता है कि शुड इमिट और रिलीज एनर्जी कंटिन्यूसली। जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो कंटिन्यूसली एनर्जी क्या करता रहता है, रिलीज करता रहता है, एंड द लास्ट अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और आखिरकार वो न्यूक्लियस पे गिर जाता है और जो एटम है वो खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होता था, इसमें इसका डिफेक्ट था। अब इसका डिफेक्ट खत्म किसने किया, वो नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बोहर का। सेकंड पॉइंट क्या है, इफ द इलेक्ट्रॉन्स इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली दे शुड फॉर्म अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। क्वेश्चन आता है व्हाट इज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। बट इनफैक्ट लाइन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व। अगर इसके मुताबिक ये कहता था एनर्जी क्या होती है, इमिट होती है, कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज करती है। अगर तो एनर्जी कंटिन्यूस रिलीज करे तो हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए था, बट लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हो रहा था। ये इसके दो डिफेक्ट्स थे।
अब क्वेश्चन ये है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है और लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब जो इसके डिफेक्ट्स हैं हम बोहर में डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम का बता देता हूँ। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो रेनबो होती है। रेनबो आपने अक्सर स्काई में देखी होगी। रेनबो जो होती है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होती है। मींस क्या मतलब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का, आप कभी भी रेनबो को देखते हैं ना तो उसमें रेड कलर होता है, येलो कलर होगा, ऑरेंज कलर होगा या और भी कोई कलर होता है, तो वो आपस में सभी कलर मिक्सर हुए होते हैं, मिक्सर बने होते हैं। मींस एक कलर दूसरे में डाइवर्ज हुआ होता है, एक कलर दूसरे कलर्स में मिक्स हुआ होता है, ये आप कह लें। थर्ड कलर दूसरे कलर में मिक्स हुआ होता है। मींस आप ये कह लें कि रेड कलर ऑरेंज में थोड़ा सा मिक्स हुआ होता है, येलो कलर ऑरेंज में मिक्स हुआ होता है। इस तरीके से जो ये रेनबो हमें नजर आती है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। जैसे कि मैंने ये वर्ड लिखे हैं कंटिन्यूस के। अब सी है, इसको मैंने टू एक रेड कलर में और एक ब्लू में लिखा है। मींस जो रेड कलर है वो ब्लू में थोड़ा सा मर्ज हुआ हुआ है। क्या मतलब मिक्स हुआ हुआ है। तो ये जैसे मैंने एग्जांपल डायग्राम बनाने की कोशिश की है कि आपको क्लियर हो जाए कि इसमें गैप नहीं होता। जैसे ब्लैक कलर में हल्का सा ग्रीन का मैंने टच दिया हुआ है, मींस ब्लैक कलर में ग्रीन मिक्स हुआ हुआ है। इसी तरीके से रेड में ग्रीन एंड ब्लू में रेड मिक्स हुआ होता है, इसे हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। उसके बाद आ जाता है लाइन स्पेक्ट्रम। जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है उसमें गैप होता है, अलग अलग कलर वाजिया हो रहे होते हैं। ग्रीन है गैप आएगा, देन ब्लैक है फिर गैप आएगा, देन ब्लू है फिर गैप आएगा, देन लास्ट पे क्या है, रेड कलर है। तो लाइन स्पेक्ट्रम ये होता है कि उसमें मिक्स नहीं हुए होते आपस में कलर, बल्कि डिफरेंस हर कलर में कुछ ना कुछ गैप होता है, डिफरेंस होता है, इसे हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। जैसे मैंने कंटिन्यूस लिखे हैं, ये सभी मैंने कलर्स आपस में मिक्स किए हैं, मर्ज किए हैं कि आपको याद रहे। इसी तरीके से लाइन स्पेक्ट्रम, इसमें मैंने सभी के कलर अलग-अलग सेपरेट करके लिखे हैं कि आपको पता लगे कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या है और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम किस तरीके से एटम में बनते हैं, क्या होता है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट बोहर में डिस्कस करेंगे। एंड वी हैव फिनिश दिस लेक्चर। ये हमारा लेक्चर आज ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बोहर में डिस्कस करेंगे, तो आपको स्पेक्ट्रम की इंशाल्लाह और मैं एक्सप्लेनेशन बोहर में जाके दूंगा, तो आपका ये पॉइंट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।